गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने चैप्टर तत्वों के वर्गीकरण तथा गुणों में आवर्तिता को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि तत्वों के गुणों में आवर्त सारणी में किस प्रकार आवर्तिता होती है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे परमाणु के आकार की। देखिए, किसी परमाणु का आकार समझाना एक कठिन कार्य है, क्योंकि परमाणु का अपना कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है। तो परमाणु के आकार को समझने के लिए हम परमाणु की त्रिज्या इसको समझेंगे। तो देखिए, आपसे प्रश्न हो सकता है कि परमाणु आकार के संबंध में सहसंयोजी त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या तथा वांडर वाल त्रिज्या को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो हम एक एक कर इन त्रिज्याओं के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं सहसंयोजी त्रिज्या की। देखिए, इसकी परिभाषा आप क्या दे सकते हैं। एकल आबंध सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े सहसंयोजी अणु के दो अधात्विक परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी के आधे भाग को सहसंयोजी त्रिज्या कहते हैं। एकल बंध से जुड़े हुए दो अधातु परमाणु होंगे, उनके नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा भाग सहसंयोजी त्रिज्या कहलाएगा। जैसे क्लोरीन अणु में क्लोरीन परमाणुओं के मध्य की दूरी 198 पिकोमीटर होती है, तो इसका आधा भाग अर्थात 99 पिकोमीटर सहसंयोजी त्रिज्या होगी। आप इसे सहसंयोजी त्रिज्या कर लेना, सहसंयोजी त्रिज्या होगी। अब बात आती है धात्विक त्रिज्या की। देखिए, किसी धात्विक क्रिस्टल में स्थित धात्विक कोरों के मध्य की अंतर नाभिकीय दूरी के आधे भाग को धात्विक त्रिज्या कहते हैं। जैसे कॉपर धातु में दो कॉपर परमाणुओं के मध्य की दूरी 256 पिकोमीटर होती है, अतः इसका आधा 128 पिकोमीटर धात्विक त्रिज्या होगी। अब हम बात करते हैं वांडर वाल त्रिज्या की। देखिए, ये एक विशेष प्रकार की त्रिज्या है, इन दोनों से ये अलग होती है। ठोस अवस्था में किसी यौगिक के दो निकटतम अणु के दो निकटतम परमाणुओं के मध्य की दूरी का आधा भाग वांडर वाल त्रिज्या कहलाता है। देखिए, जैसे हमारे पास नोबेल गैसेज हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्योंकि ये आबंध नहीं बनाती, तो इनकी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए इनको ठोस अवस्था में परिवर्तित कर लिया जाता है और दो परमाणु जो सबसे नजदीक होंगे उनके बीच की दूरी का आधा भाग वांडर वाल त्रिज्या कहलाता है। देखिए, जो ये तीन त्रिज्याएं हैं, इनमें आपस में संबंध इस प्रकार है।
वान डेर वाल त्रिज्या सबसे बड़ी होती है, धात्विक त्रिज्या उससे छोटी तथा सहसंयोजित त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। अब हम बात करेंगे कि आवर्त सारणी में परमाणु आकार की आवर्तिता पर टिप्पणी लिखो। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आवर्त सारणी में परमाणु आकार किस प्रकार परिवर्तित होता है। देखिए, जब आप किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो परमाणु का आकार घटता है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि परमाणु का आकार बाएं से दाएं की ओर चलने पर घटता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब आप किसी आवर्त में होंगे तो प्रत्येक वर्ग में आगे की ओर बढ़ने पर कक्षा की संख्या नियत रहती है। देखिए, इसका अर्थ क्या हुआ? मान लीजिए आप दूसरे आवर्त में हैं, तो दूसरे आवर्त में जितने भी तत्व आएंगे उन सबके पास दो ही कक्षाएं होंगी, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरी कक्षा में एक एक कर भरते चले जाएंगे। इसी प्रकार यदि आप तीसरे आवर्त में हैं तो उसमें जितने भी तत्व होंगे वो सभी 3 कक्षाओं वाले होंगे। तो देखिए, जब आप बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो परमाणु कक्षा तो नहीं बदलती, वो तो नियत रहती है, लेकिन हर बार नाभिक में एक प्रोटॉन बढ़ जाने के कारण नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। तो नाभिकीय आवेश बढ़ जाने के कारण वह इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसके कारण आकार घट जाता है। इसी प्रकार जब आप किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। देखिए, ऐसा क्यों होगा? जब आप किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो कक्षाओं की संख्या तथा नाभिकीय आवेश दोनों ही बढ़ेंगे। देखिए, जब आप पहले आवर्त में हैं तो एक कक्षा होगी, जब आप नीचे दूसरे आवर्त में आए 2 कक्षाएं हो जाएंगी, जब आप नीचे तीसरे आवर्त में आएंगे 3 कक्षाएं हो जाएंगी, और इसी तरह से कक्षाओं की संख्या बढ़ने लगेगी। लेकिन साथ ही साथ नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं तो नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। लेकिन कक्षाओं की संख्या बढ़ने का प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है और इसके कारण बढ़ता हुआ नाभिकीय आवेश भी परमाणु के आकार को रोक नहीं पाता और नाभिकीय आवेश क्योंकि आकार को रोक नहीं पाता तो वर्ग में नीचे की ओर चलने पर आकार बढ़ने लगता है। देखिए बच्चों, आपको ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि ये बात कई जगह आपके काम आएगी। मैं आपको पुनः एक बार बता देता हूं कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलेंगे तो आकार घटेगा, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो आकार बढ़ेगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि आयनिक त्रिज्या से आप क्या समझते हैं। देखिए, हमने अभी तक जो पढ़ी वो सहसंयोजित त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या तथा वान डेर वाल त्रिज्या थी। अब ये चौथे प्रकार की त्रिज्या है आयनिक त्रिज्या। आप इसको किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? किसी आयन में इलेक्ट्रॉन नाभिक का आवेश जितनी दूरी तक अनुभव करते हैं वह दूरी आयनिक त्रिज्या कहलाती है।
आपसे अगला प्रश्न होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धनायन का आकार अपने मूल परमाणु से छोटा क्यों होता है। देखिए, जो कैटायंस होते हैं वो अपने पेरेंट एटम से आकार में हमेशा छोटे होते हैं, तो ऐसा क्यों होगा। देखिए, जब आप किसी धनायन को बनाते हैं तो उसकी बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है, जबकि नाभिकीय आवेश उतना ही रहता है। तो तुलनात्मक रूप से नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है और इस कारण आकार घट जाता है। इसी प्रकार आपसे प्रश्न होगा कि ऋणायन का आकार अपने मूल परमाणु से बड़ा क्यों होता है, यानी जो एनायंस हैं वो अपने पेरेंट एटम से साइज में बड़े होते हैं। देखिए, जब एनायंस बनेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर से बाह्यतम कक्षा में आते हैं, जबकि नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या उतनी ही रहती है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉनों का ऋण आवेश है वह बढ़ जाता है और नाभिक का धनात्मक आवेश उस बढ़े हुए ऋणात्मक आवेश को काउंटर बैलेंस नहीं कर पाता, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा दूर भाग जाते हैं और इसकी वजह से जो ऋणायन हैं उनका आकार अपने मूल परमाणु से बड़ा होता है। अब देखिए, आपसे अगला क्वेश्चन ये पुट अप हो सकता है और ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी होता है कि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के आकारों की तुलना कैसे की जाती है। अध्याय 2 में हमने पढ़ा था कि सम इलेक्ट्रॉनिक कौन होते हैं। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि जिन परमाणुओं या आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी कहते हैं। तो आपसे प्रश्न ये होगा कि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के आकारों की तुलना कैसे की जाएगी। तो इसके लिए आप उन सभी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए Z/E का मान ज्ञात करेंगे। अर्थात आप उनके परमाणु क्रमांक को उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं से भाग देंगे। देखिए, यहां परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहेगी। तो जब आप Z/E का मान ज्ञात कर लेंगे तो जिस स्पीसी का Z का मान जितना अधिक होगा उसका आकार उतना ही छोटा होगा। देखिए, यहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आपको ऐसा लगेगा कि भाई जिसका Z/E बड़ा है उसका आकार भी बड़ा है, लेकिन यहां आपको ये गलती नहीं करनी है। Z/E का मान जितना अधिक होगा आकार उतना ही छोटा होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए जिस स्पीसी का परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा उसका आकार उतना ही कम होगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे प्रश्न होगा कि आयनन एंथैल्पी से आप क्या समझते हैं। आयनन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, आप इसकी परिभाषा समझिए। किसी विलगित, विलगित का अर्थ होता है अकेला, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा से बाहर निकालने के लिए
जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं। देखिए यहां हमने दो बातें लिखी, एक विलगित और दूसरा गैसीय परमाणु। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि विलगित या गैसीय परमाणु होने की यहां क्या महत्ता है, हमने ऐसा क्यों कहा। देखिए परमाणु विलगित इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर एक से अधिक परमाणु होंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस आकर्षण को समाप्त करने में भी ऊर्जा खर्च होगी और यह ऊर्जा आयनन एंथैल्पी में जुड़ जाएगी और हमारा जो प्रिडिक्शन है, जो हमारा आंसर है, वो गलत होगा। तो इसलिए परमाणु विलगित होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। अब वो गैसीय क्यों होना चाहिए? देखिए अगर वो गैसीय नहीं है तो पहले वो ठोस से लिक्विड में बदलेगा, एनर्जी लेगा, फिर वो लिक्विड से गैस में बदलेगा, एनर्जी लेगा और उसके बाद वो अपना बाह्यतम इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि और एनर्जी इसमें जुड़ गई है, तो आयनन एंथैल्पी का मान गलत आएगा। तो इस तरह से मैंने आपको एक प्रश्न में दो प्रश्न समझाए कि आयनन एंथैल्पी से आप क्या समझते हैं और दूसरा आयनन एंथैल्पी ज्ञात करते समय विलगित या गैसीय परमाणु क्यों होना चाहिए। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास एक परमाणु है M और ये गैसीय अवस्था में है। हमने इसे कुछ ऊर्जा दी जिसको हम कहते हैं IE1। ऐसा करने पर परमाणु M ने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया। तो देखिए यहां जो ऊर्जा खर्च हुई IE1, इसे आप कहेंगे प्रथम आयनन ऊर्जा या प्रथम आयनन एंथैल्पी। बात को समझिए, जब आप सबसे पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके लिए जो ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी उसको प्रथम आयनन ऊर्जा कहेंगे। और यदि हमें एक और इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो आप उसे द्वितीय आयनन एंथैल्पी कहेंगे। अगर आपको एक और इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो आप उसे तृतीय आयनन एंथैल्पी कहेंगे और इसी प्रकार आप आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए यहां आपसे एक प्रश्न और हो सकता है कि द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान प्रथम आयनन एंथैल्पी से ज्यादा होता है, क्यों? देखिए इसको भी आप समझ लीजिए। जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन उदासीन परमाणु से निकलता है। उसके पास जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो परमाणु उदासीन होगा। लेकिन जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो एक धनायन में से निकालना पड़ेगा, यानी जिसके पास धन आवेश मौजूद है। अब ये धन आवेश इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और इसलिए ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर नहीं जाने देगा। तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा कि आपको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी और इसी कारण द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान प्रथम आयनन एंथैल्पी से अधिक होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने इस स्लाइड में 3 प्रश्न पढ़ लिए। आयनन एंथैल्पी से आप क्या समझते हैं? आयनन एंथैल्पी ज्ञात करते समय
विलगित या गैसीय परमाणु होने की क्या महत्ता है? द्वितीय आयनन एंथैल्पी प्रथम आयनन एंथैल्पी से अधिक होती है, क्यों? चलिए अब हम, ये बात मैंने अभी आपको बता दी है कि जो द्वितीय आयनन एंथैल्पी है वो प्रथम आयनन एंथैल्पी से अधिक क्यों होती है। तो ये वही क्वेश्चन है कि सामान्य तौर पर द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान प्रथम आयनन एंथैल्पी से अधिक होता है, क्यों? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वे कौन कौन से कारक हैं जो आयनन एंथैल्पी को प्रभावित कर सकते हैं? देखिए ये कारक आपको ध्यान से समझने हैं, हम एक एक कर कारकों की बात करेंगे। देखिए आयनन एंथैल्पी निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होती है। नंबर 1, परमाणु आकार। आयनन एंथैल्पी परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा आयनन एंथैल्पी का मान उतना ही कम होगा। नंबर 2, नाभिकीय आवेश। आयनन एंथैल्पी नाभिकीय आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा आयनन एंथैल्पी का मान उतना ही अधिक होगा। नंबर 3, परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखिए बच्चों, परीक्षाओं के लिए ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछ लिया जाता है कि परिरक्षण प्रभाव पर एक टिप्पणी लिखिए। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। नाभिक तथा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मध्य के इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश के कम हो जाने की घटना को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। देखिए नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर होते जाते हैं नाभिक का आवेश उन पर घटने लगता है। जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन होगा उस पर नाभिक का सबसे कम आवेश होगा। ऐसा क्यों होता है? नाभिक की तथा बाह्यतम कक्षा के बीच की जितनी भी कक्षाएं हैं उन सब के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, वे उसे बाहर की तरफ धकेलते हैं। इस कारण नाभिक का आवेश बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर सबसे कम हो जाता है और इसी घटना को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। अब देखिए, आयनन एंथैल्पी परिरक्षण प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात परिरक्षण प्रभाव जितना अधिक होगा आयनन एंथैल्पी उतनी ही कम होगी। या फिर आप कह सकते हैं कि परिरक्षण प्रभाव जितना कम होगा आयनन एंथैल्पी उतनी ही अधिक होगी। चलिए अब हम जो अगला कारक है उसके बारे में पढ़ते हैं। उपकोष में इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था। देखिए, किसी उपकोष में यदि पूर्ण पूरित अर्थात पूरे भरे हुए या अर्धपूरित
अर्थात आधे भरे हुए इलेक्ट्रॉन हो, तो ये व्यवस्था अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होती है। ये व्यवस्था अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होती है। इस कारण ऐसे उपकोषों में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी और इसी कारण ऐसे केस में आयनन एंथैल्पी भी उच्च हो जाती है। अब हम अगले कारक की तरफ बात करते हैं, कक्षक का प्रकार। देखिए, कक्षक में मैंने आपको बताया था अध्याय 2 में कि ये SPDFG प्रकार के होते हैं। S गोलाकार होता है, P डंबल आकार होता है, D डंबल आकार होता है और F कॉम्प्लेक्स होता है। तो देखिए, समान कक्षा के विभिन्न इलेक्ट्रॉन अपनी विशेष आकृति के कारण नाभिक की ओर कम या ज्यादा झुकाव रखते हैं, जिस कारण आयनन एंथैल्पी में विभिन्नताएं होती हैं। अब देखिए, जो S कक्षक हैं अपने सिंपल आकार के कारण नाभिक की ओर सबसे अधिक झुके हुए होते हैं। P कुछ कम, D और कम और F सबसे कम। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपको दो ऑप्शन दिए जाएं कि कक्षा तो समान है, लेकिन एक बार आपको S कक्षक में से इलेक्ट्रॉन निकालना है और एक बार P कक्षक में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो S कक्षक में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वह नाभिक की ओर ज्यादा झुका हुआ है। तो देखिए, इस प्रकार ये कारक हुए जो आयनन एंथैल्पी को प्रभावित कर सकते हैं। अब देखिए, आपसे प्रश्न हो सकता है कि आवर्त सारणी में आयनन एंथैल्पी की आवर्तिता पर टिप्पणी लिखो, यानी आवर्त सारणी में आयनन एंथैल्पी किस प्रकार बदलती है। तो जब आप किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर चलते हैं तो परमाणु का आकार घटता है, ये हमने बात अभी पढ़ी थी। तो आकार घटने के कारण आयनन एंथैल्पी में वृद्धि हो जाती है। और जब आप किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो आकार में वृद्धि हो जाती है। इस कारण आयनन एंथैल्पी में कमी हो जाती है। तो बाएं से दाएं चलने पर आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी, ऊपर से नीचे चलने पर आयनन एंथैल्पी घटेगी। अब देखिए, आपसे यहां एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं जो विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान ऑक्सीजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी से अधिक है, क्यों? देखो, हमने अभी बात की कि जब हम बाएं से दाएं चलेंगे तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। अब ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन के बाद आता है, यानी ऑक्सीजन दाईं तरफ है, तो इस हिसाब से ऑक्सीजन की आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। नाइट्रोजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी अधिक है। अब ऐसा क्यों है? देखिए, नाइट्रोजन का अंतिम इलेक्ट्रॉन अपेक्षाकृत अधिक स्थायी अर्धपूरित उपकोष में उपस्थित रहता है। इस कारण इसकी प्रथम आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन की तुलना में अधिक है। जब आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो लास्ट में 2p3 आएगा, जबकि ऑक्सीजन में 2p4 आता है। अब p कक्षक में क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 3 का अर्थ हुआ कि ये अर्धपूरित है, और अगर ये अर्धपूरित है तो ये अधिक स्थायी है, और इसीलिए इसकी आयनन एंथैल्पी का मान भी अधिक होगा।
अब इसी तरह से आपसे एक सवाल पूछ लिया जाएगा कि बोरोन की तुलना में बेरिलियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान अधिक क्यों होता है। अब देखिए, बेरिलियम और बोरोन दोनों में ही समान कक्षाएं होती हैं, दोनों में ही दो दो कक्षाएं हैं। इसका मतलब हुआ कि आपको जो इलेक्ट्रॉन निकालना है दोनों में ही दूसरी कक्षा में से निकालना है। लेकिन फिर भी बेरिलियम का प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान अपने दाएं तरफ आने वाले बोरोन से अधिक होता है। इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण है कि बोरोन का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम का, वो तो s कक्षक में होता है, जबकि बेरिलियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में होता है। और अभी मैंने आपको समझाया था कि s उपकोष अपने गोल आकार के कारण नाभिक के समीप ज्यादा रहते हैं। इसी कारण इसकी प्रथम आयनन एंथैल्पी बोरोन से अधिक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको आज कुछ गुणों के बारे में बताया, परमाणु आकार यानी त्रिज्याएं और आयनन एंथैल्पी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के मद्देनजर, तो आप इनको बहुत ध्यान से पढ़कर याद करें।